हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज जो यह हमारी क्लास है जो बलोदी जी की बुक है उस बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास है, क्लास 3। इसके पहले की 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। सभी क्लासें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। यह जो प्रश्न हैं आगामी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बलोदी जी की आप बुक जानते होंगे, उस बुक के ही यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले के प्रश्नों को आप देख सकते हैं पिछली क्लासों में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिमानी उत्तल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो हिमानी उत्तल दिए गए ऑप्शंस में से समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह हिमानी उत्तल पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग यह पाया जाता है। और तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिमानी उत्तल का उदाहरण है। तो हिमानी उत्तल का उदाहरण, जैसे नदी उत्तल हमने कल की क्लास में पढ़ा था, वैसे हिमानी उत्तल भी दो होते हैं, तो ग्लेशियल उसके बने होते हैं। तो यह मतलब हिमानी उत्तल में जिनकी इनकी ऊंचाई रहती है यह 3500 से 4000 मीटर रहती है। इतनी हाइट पर यह पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें 42वां, निम्न में कौन हिमानी उत्तल का उदाहरण है। कौन सा हिमानी उत्तल का उदाहरण है यह पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो कौन हिमानी उत्तल का उदाहरण है दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमानी उत्तल का उदाहरण इसमें से केदारनाथ मंदिर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? केदारनाथ मंदिर हिमानी उत्तल का उदाहरण है। थोड़ा इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये पनाई जो है यह किसका उदाहरण है, नदी उत्तल का उदाहरण है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। नदी उत्तल किसे कहते हैं, नदियों के किनारे जो समतल क्षेत्र होता है। तो अलकनंदा के किनारे क्या है, यह समतल क्षेत्र है नदी उत्तल, यह भी जान लीजिएगा। और गोचर ये भी अलकनंदा के किनारे ही है। तो ये दोनों भी क्या है, नदी उत्तल के उदाहरण हैं यह दोनों, और ये ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे बमोरी है यह क्या है, आपने सुना होगा जो गिरिद्वार या इस तरह के जिन्हें कहते हैं प्रवेश द्वार। तो बमोरी क्या है, काठगोदाम क्षेत्र में है एक तरह से। तो जिन्हें घाटे या द्वार कहते हैं, तो ये क्या है, बमोरी काठगोदाम क्षेत्र में यह क्या है, घाटे या द्वार, इसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये प्रश्न था निम्न में कौन हिमानी उत्तल का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी केदारनाथ मंदिर। और हिमानी उत्तल की ऊंचाई हमने उपरोक्त प्रश्न में देखा था कि 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43, मंडलाकार स्थल रूप महाहिमालय में आरंभिक हिमानी क्षरण के कारण बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो मंडलाकार स्थल रूप महाहिमालय में आरंभिक हिमालय क्षरण के कारण बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो क्या प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मंडलाकार स्थल रूप क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मंडलाकार स्थल रूप लिखा हुआ है महाहिमालय में। मंडलाकार जो स्थल रूप हैं वह महाहिमालय में आरंभिक हिमानी क्षरण के कारण बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो मंडल की आकृति के जो स्थल रूप महाहिमालय में बनते हैं हिमानी क्षरण के कारण, इनको क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमगह्वर कहा जाता है। हिमगह्वर, इस तरह से हिमगह्वर इनको कहा जाता है। तो हिमानी के क्षरण से यह बनते हैं। कौन? यह जो हिमगह्वर होते हैं किसके, हिमालय के क्षरण से महाहिमालय में बनते हैं। तो एक तरह का मतलब गह्वर का मतलब ऐसा क्षेत्र जैसे कहीं पर पहले बर्फ़ थी और वह पिघल गई, तो इस तरह का गोल एरिया हाइट पर पर्वतों के बीच में, जैसे यहाँ पर्वत हैं और यहाँ भी अगर हम इसके पर्वत लेने तो इनके बीच में गोल जो एरिया यह एक गह्वर मतलब गड्ढा टाइप का इनके बीच में बन जाता है, यह हिमगह्वर कहलाता है। तो हिमगह्वर कहाँ, मंडलाकार स्थल रूप महाहिमालय में। ध्यान रखिएगा, इसका प्रश्न भी आप में एक मतलब क्वेश्चन ही है, यह भी ध्यान रखने की बात है कि मंडलाकार स्थल रूप महाहिमालय में आरंभिक हिमानी क्षरण के कारण बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, हिमगह्वर कहा जाता है। अगला है इसमें ही प्रश्न नंबर 44, निम्न में कौन सा हिमगह्वर में स्थित है, मतलब कौन सा क्षेत्र दिए गए ऑप्शंस में से हिमगह्वर में स्थित है। तो यह हमें यहाँ पर बताना है कौन सा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 44 है हमारा 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा हिमगह्वर में स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से।
तो कौन सा स्थित है हिमगह्वर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमगह्वर में स्थित कौन सा क्षेत्र है? यह है यहाँ पर माणा गांव, आप जानते होंगे माणा क्षेत्र। तो माणा गांव जो है वो हिमगह्वर क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माणा गांव, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माणा गांव हिमगह्वर क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ इसी में कि माणा गांव क्षेत्र में ही क्या है, के अलावा बद्रीनाथ मंदिर जो है वो भी हिमगह्वर में ही स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर की आपने ज़रूर फ़ोटो देखी होंगी, तो मतलब चित्रों में भी आपने देखा होगा बद्रीनाथ मंदिर जो है, तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं उस क्षेत्र को देख करके, वैसे क्षेत्र को हिमगह्वर कहते हैं। माणा गांव को भी अगर आप देखेंगे तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो निम्न में कौन सा हिमगह्वर में स्थित है? माणा गांव। और दूसरा इसका एक उदाहरण और है क्या, वह है बद्रीनाथ मंदिर भी, वह भी पूछा जा सकता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन यहाँ पर और दिए हैं, इनकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यह जो 3 क्षेत्र हैं ऑप्शन, जैसे इसमें हम देखें ए गंगनाड़ी, तो गंगनाड़ी यह उष्ण जल स्रोत, तो मतलब उष्ण जल स्रोत जो हॉट स्प्रिंग्स जिनको बोलते हैं उसके किनारे स्थित क्षेत्र है। गंगनाड़ी कहाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब उष्ण जल स्रोत के किनारे स्थित क्षेत्र कौन सा है, तो एक तो गंगनाड़ी है और दूसरा ध्यान रखिएगा गंगनाड़ी भी है, यमुनोत्री भी है और गौरीकुंड भी है। यह सभी क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? गंगनाड़ी, यमुनोत्री, गंगनाड़ी और गौरीकुंड, यह सभी कहाँ पर स्थित हैं? यह सभी उष्ण जल जो स्रोत होते हैं उसके निकट स्थित क्षेत्र हैं। तो इनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45वां प्रश्न है, प्रदेश के प्राकृतिक स्थलों में महाहिमालय हिमाद्री क्षेत्र में ही उल्लेखनीय पर्वत शिखर हैं जिन्हें प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों में, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों में महाहिमालय या महाहिमालय, जिसको दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर उसका नाम भी दिया है, हिमाद्री क्षेत्र में ही उल्लेखनीय पर्वत शिखर हैं जिन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मतलब कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब महाहिमालय क्षेत्र में जो उल्लेखनीय पर्वत शिखर हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, यह पूछा गया है। महाहिमालय क्षेत्र में जो पर्वत हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, इन जो पर्वत शिखरों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों में महाहिमालय क्षेत्र में उल्लेखनीय पर्वत शिखर हैं, मतलब जो प्रसिद्ध पर्वत शिखर कहाँ हैं उत्तराखंड के, वो महाहिमालय क्षेत्र में है। और इन पर्वत शिखरों की मतलब शिखर हैं जो, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब क्या होता है, जैसे 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी करके ऐसे 6 श्रेणियों में बांटा गया है। और इन श्रेणियों के अंदर फिर प्रसिद्ध पर्वतों को मतलब हम एग्जाम की दृष्टि से याद रखते हैं, इस तरह से है मतलब। तो 6 पर्वत श्रेणियों में इन पर्वत शिखरों को रखा गया है महाहिमालय के, तो 6 श्रेणियों में बांटा गया है। भौगोलिक मतलब दृष्टिकोण से ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड हिमालय में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है, क्या है? ध्यान रखना है, उत्तराखंड के जो हिमालय में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कैसे है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। जैसे ये है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो हमारे जो उत्तराखंड में कैसा विस्तार है, तो यहाँ ऐसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इस दिशा में, इस तरह से। ये हो गया उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया, और ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व वाला एरिया, इधर पूर्व मान लेंगे और इधर दक्षिण हो गया, इस साइड को दक्षिण। तो इस तरह से ऐसे हमारे मतलब इस तरह से विस्तार है। तो इसके उत्तर पश्चिम अंचल में कौन पर्वत है, मतलब उत्तर पश्चिम इस दिशा में कौन सा पर्वत है, यह पूछा जा रहा है। मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में अगर हम देखते हैं तो इस दिशा में कौन सा पर्वत है, दिए गए ऑप्शंस में से यह हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब उत्तर पश्चिम अंचल में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से? इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। श्रीकंठ और बंदरपूछ दोनों ही श्रीकंठ पर्वत शिखर है जो इसकी ऊंचाई 6728 मीटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में है। और बंदरपूछ 6320 मीटर, इसकी भी क्या है इतनी। ये दोनों पर्वत शिखर क्या हैं, उत्तर पश्चिम में स्थित हैं हमारे उत्तराखंड के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर हमको सही मिलान करना है कुछ प्रश्नों का। एक साइड पर्वत शिखर दिए गए हैं, एक साइड उनकी ऊंचाई दी गई है, तो सही मिलान यहाँ पर हमको करना है।
तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे 7,817। तो ये ऐसे इसका याल मिल जाएगा। उसके बाद जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो इसका कितना हो जाएगा 7,140 मीटर। उसके बाद क्या है, गंधमादन पर्वत है, जो इसकी ऊंचाई कितनी है गंधमादन की, तो इसकी 4 ऑप्शन हो जाएगा 6,984 मीटर। अब जो गुन्नी यह पर्वत है, तो गुन्नी पर्वत है जो इसकी ऊंचाई कितनी है 6,180, यह वाला ऑप्शन। तो इस तरह से यह राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर है, यह हमारा चमोली में है। और बद्रीनाथ पर्वत शिखर भी कहाँ पर है, यह भी चमोली में है। हमें यह पता, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पर्वत। तो और गंधमादन भी कहाँ पर है, चमोली में है। और गुन्नी जो पर्वत है यह कहाँ पर है, यह चमोली और पिथौरागढ़ 2 जगह फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, चमोली और पिथौरागढ़ 2 जगह में यह गुन्नी पर्वत जो है यह फैला हुआ है। अब यहाँ पर एक ऊंचाई और लिखी हुई है 7,756 मीटर। तो 7,756 मीटर यह किस पर्वत की ऊंचाई है, आप जानते ही होंगे, यह कामेट जो पर्वत है, कामेट उसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है 7,756। और कामेट पर्वत भी कहाँ है, चमोली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो जैलंध पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो जैलंध पर्वत शिखर है जो, इसकी ऊंचाई कितनी है यह पूछा गया है। तो जैलंध पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए 5,817 मीटर है। कितनी है, 5,817 मीटर जैलंध पर्वत शिखर की ऊंचाई है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम इन ऊंचाई वाले पर्वतों को भी जान लेते हैं। 3,813 मीटर ऊंचाई यह किसकी है, 3,813 मीटर केदार कांठा पर्वत की। ध्यान रखिएगा, केदार कांठा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 3,813 मीटर। और यहाँ पर जो 6,968 लिखा हुआ है, यह किसकी ऊंचाई है, 6,968 जो कि यह लिखा हुआ है, यह किसकी ऊंचाई है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6,968 यह है केदारनाथ की, किसकी है, यह केदारनाथ की है। कितनी, 6,968 मीटर केदारनाथ पर्वत शिखर है जो उसकी है। और 3,813 किसकी थी, केदार कांठा की। ध्यान रखिएगा। और 6,904 यह किस पर्वत शिखर की है, 6,904 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पंचाचूली जो पर्वत है इसकी ऊंचाई है 6,904। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, कुमाऊं क्षेत्र में पंचाचूली शिखर को छोड़कर अन्य सभी पहाड़ियां कैसी हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कुमाऊं क्षेत्र में पंचाचूली शिखर को छोड़कर अन्य सभी पहाड़ियां कैसी हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्नततर हैं। कैसी हैं, उन्नततर हैं, मतलब उन्नततर ज़्यादा ऊंची नहीं है एक तरह से। तो अब यह पंचाचूली की हमने ऊंचाई देखी थी, कितनी थी, 6,904 मीटर। इसकी चर्चा करते हैं कि मतलब जो कुमाऊं क्षेत्र में पंचाचूली शिखर को छोड़कर सभी पहाड़ियाँ ज़्यादातर मतलब लगभग उन्नततर हैं, जिनकी सामान्य ऊंचाई कितनी है, 2,400 मीटर। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है, 2,400 मीटर इनकी ऊंचाई है बाकियों की। इसीलिए कुमाऊं क्षेत्र को मतलब एक कारण यह भी है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र को कूर्म प्रस्थ कछुए की पीठ की भांति भी कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब पंचाचूली की ऊंचाई है, सबसे ज़्यादा पंचाचूली ही यहाँ पर ऊंची है 6,904 मीटर। उसके अलावा अन्य सभी की ऊंचाई औसत ऊंचाई लगभग 2,400 मीटर है, उन्नततर हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पर यहाँ इसको कूर्मप्रस्थ कहने का भी एक, या कुमाऊं कहने का भी एक कारण यह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हम जानते हैं बुग्याल महा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, बुग्याल महा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बुग्याल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बुग्याल पाए जाते हैं महा हिमालय क्षेत्र में, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार के बुग्यालों में अलग अलग तरह के बुग्यालों को रखा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के बुग्यालों को इन 5 प्रकारों में रखा जाता है। एक तरह से इनका कैटेगराइजेशन इनका कर दिया जाता है, मतलब इनकी श्रेणी डिवाइड कर दी जाती है एक तरीके से। तो अगला प्रश्न है, तो कैटेगराइजेशन करने का कारण क्षेत्रीय मतलब एक तरह से विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा 5 तरह का था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 51वां प्रश्न है, ब्यास मालपा क्षेत्र में किस तरह के बुग्याल पाए जाते हैं। तो ब्यास मालपा जो क्षेत्र है इसमें किस तरह के बुग्याल पाए जाते हैं, ब्यास मालपा क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
कोई भी जो है दुग और मोड बुग्याल या नहीं, ये नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। कौन सा बुग्याल पाया जाता है ब्यास मालपा क्षेत्र में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसमें धनिया, किस तरह का बुग्याल पाया जाता है, धनिया नाम का, धनिया जो बुग्यालों की एक श्रेणी है वह इसमें पाई जाती है। कौन सी बुग्याल कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए नीचे प्रश्न में, धनिया बुग्याल। कौन सा बुग्याल पाया जाता है ब्यास मालपा क्षेत्र में, धनिया बुग्याल। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो बुग्यालों को हमने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। तो 5 भागों में अगला प्रश्न है, छोटी छोटी घास वाले बुग्याल को क्या कहा जाता है। तो छोटी छोटी घास वाले बुग्याल को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जो इसमें छोटी छोटी घास होती है इसको ऑप्शन बी दुग बुग्याल कहा जाता है। दुग बुग्याल कहा जाता है या दूध बुग्याल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुग बुग्याल या दूध बुग्याल, इस बुग्याल को कहा जाता है छोटी छोटी घास वाले बुग्याल को। और यहाँ पर हम इनकी भी चर्चा कर, इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं, मोट बुग्याल। तो मोट बुग्याल किसको कहा जाता है, मोट बुग्याल मतलब जिसमें फ्लूम प्रजाति की घास वाले, फ्लूम प्रजाति की जिसमें घास पाई जाती है उसको मोट बुग्याल कहते हैं। धनिया बुग्याल हमने जाना कि ब्यास मालपा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हमने 3 प्रकार तो ये देख लिए, 2 प्रकार और होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। तो अगला जो एक प्रकार इसमें होता है, इसमें क्या होता है, बस बुग्याल, उसको कहते हैं बस बुग्याल। तो बस बुग्याल जो है, यह बस बुग्याल पशुओं की वसा बढ़ाने वाले, मतलब ऐसी घास इसमें पाई जाती है इसमें जिसमें पशुओं के दूध में वसा बढ़े, मतलब एक तरह से फैट बढ़े या पशु भी मोटे हों, इस तरह से इस एक बुग्याल इसमें क्या होता है, बस बुग्याल। और एक तरीके का बुग्याल इसमें धत्ती बुग्याल कहते हैं उसको, एक और बुग्याल होता है उसको कहते हैं क्या, धत्ती। तो ये 5 प्रकार हो गए, कौन कौन से, मोट बुग्याल, दुग बुग्याल, धनिया बुग्याल, बस बुग्याल, धत्ती बुग्याल। तो इस तरह से 5 तरह से इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है बुग्यालों का, और इन्हीं में फिर सारे अलग अलग तरीके के मतलब जो क्षेत्रों के बुग्याल हैं उनको लिया जाता है अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि बुग्यालों को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनके नाम भी हमें हल्का हल्का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, घस्तोली बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो घस्तोली बुग्याल किस ज़िले में स्थित है, तो घस्तोली बुग्याल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चमोली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर, माणा के ऊपर, जो माणा जो क्षेत्र है उसके ऊपर स्थित है घस्तोली बुग्याल, और चमोली क्षेत्र में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनवाल लोड़ी बुग्याल किस जिले में है। 54वां प्रश्न है, अनवाल लोड़ी बुग्याल किस जिले में है। तो अनवाल लोड़ी बुग्याल जो है यह भी चमोली ज़िले में है, और कहाँ पर है, नीति गमशाली जो क्षेत्र है उसमें है, नीति गमशाली क्षेत्र में है। अनवाल लोड़ी बुग्याल किस जिले में है, पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बुग्याल जो हैं वो चमोली में हैं, अधिकतर बुग्याल चमोली में है, उत्तरकाशी में, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत उत्तरकाशी में है, और थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग में है, और थोड़ा टिहरी में है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह। तो अनवाल लोड़ी बुग्याल किस जिले में है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमोली में है हमने जाना, और नीति गमशाली क्षेत्र में। 55वां प्रश्न है, और 55वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बुग्याल चमोली में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन ए पांडुशेरा जो बुग्याल है यह चमोली में है, चमोली में पांडुशेरा बुग्याल है, क्वारी पास के समीप है। यह जो ये पांडुशेरा बुग्याल है कहाँ पर है, क्वारी पास के समीप। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि क्वारी पास के समीप कौन सा बुग्याल है, पांडुशेरा बुग्याल है। पांडुशेरा बुग्याल किस ज़िले में है, चमोली ज़िले में है, ऐसा भी आ सकता है। अब हम जान लेते हैं अन्य जो तपोवन बुग्याल है, इसको भी जान लेते हैं। तो जो तपोवन बुग्याल है यह कहाँ पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी, जैसे तपोवन बुग्याल, कसनी खर्क, देवदामिनी, इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तपोवन बुग्याल जो स्थित है यह कहाँ पर स्थित है, पहले तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। तपोवन बुग्याल कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और कसनी खर्क, आप भी इसका ज़रूर जानते होंगे कि कसनी खर्क कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, कसनी खर्क रुद्रप्रयाग में है। और देवदामिनी, जो देवदामिनी बुग्याल है यह कहाँ पर स्थित है, देवदामिनी यह उत्तरकाशी में स्थित है, यह भी देवदामिनी, यह भी उत्तरकाशी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी जो कि एक बुग्याल है, ध्यान रखिएगा यह भी प्रश्न आ सकता है कि फूलों की घाटी क्या है। यह एक बुग्याल है, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 3600 से 4000 मीटर पर। तो आपके प्रश्न से ही यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फूलों की घाटी जो कि एक बुग्याल है 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसमें सन 1931 में स्माइथ नाम के एक व्यक्ति थे ने अपने एक साथी की सहायता से फूलों की 251 किस्मों का पता लगाया।
तो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक फूलों की घाटी एक बुग्याल है, 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। सन 1931 में स्माइथ ने अपने एक साथी की सहायता से कितनी किस्म के फूलों का पता लगाया? 251 किस्मों का पता लगाया। उनके साथी का नाम क्या था? तो इनके साथी का नाम क्या था? होल्ड्सवर्थ भी कहते हैं, तो होल्ड्सवर्थ इनके साथी का नाम था। इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया, मतलब फूलों की घाटी में जो स्माइथ थे इन्होंने क्या करा यहाँ पर, तो फूलों की 251 किस्मों का पता लगाया था। तो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम, इनके जो ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं यह कौन थे। तो ये जो स्माइथ है इनका पूरा नाम क्या था? फ्रैंक सिडनी स्माइथ। ध्यान रखिएगा, स्माइथ ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने अपने साथी की सहायता से कितना 251 किस्म की फूलों का पता लगाया था। एक नाम यहाँ पर और दिया हुआ है जॉन मार्गेट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए इसको। तो जो जॉन मार्गेट हैं यह एक लेडी थी, 1939 में यह आई थी, 1939 में 1939 में यह यहाँ इस क्षेत्र में आई थी। 1939 में क्यू बॉटनिकल गार्डन जो है, क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से 54 वर्षीय यह जॉन मार्गेट यहाँ पर आई थी और उन्हें यहाँ पर अध्ययन कर रही थी। 4 जुलाई को क्या हुआ, दुर्भाग्यवश फूलों को चुनते हुए एक ढालदार पहाड़ी से फिसल गई और इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो मतलब इन्होंने इसकी जो फूलों की घाटी इसकी पहचान को विश्व लेवल पर मतलब मानचित्र पर स्थापित करने के कारण इन्होंने किया था। तो और इसी पुष्पशैया में मतलब यहीं फूलों की घाटी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब यहीं पर इनकी समाधि भी बताई गई। वहाँ पे कुछ मतलब बहुत ही अच्छे उनकी जो समाधि बनाई गई है उस पर कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं, इस टाइप के हैं कुछ। आई विल लिफ्ट अप माइन आई अनटू द हिल फ्रॉम, इस तरह से कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो यह जॉन मार्गेट को भी जानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। नंदा देवी, कामेट, माणाशिखर, दूनागिरी, नीलकंठ आदि पर्वतों में कौन सा बुग्याल घिरा हुआ है? इन पर्वतों से कौन सा बुग्याल घिरा हुआ है? तो जो इन सभी से मतलब नंदा देवी, कामेट, माणाशिखर, तो इन सभी से जो घिरा हुआ बुग्याल है वह कौन सा है? ओलिगुरसो बुग्याल है। थोड़ा सा ओलिगुरसो बुग्याल की हम चर्चा और करेंगे। तो पहले तो देख लीजिए, नंदा देवी, माणाशिखर, दूनागिरी, नीलकंठ आदि पर्वत शिखरों से कौन सा घिरा है? ओली बुग्याल। कुछ और भी इसमें पर्वत हैं जैसे जिनसे यह घिरा है, हाथी गौरी पर्वत से भी यह घिरा हुआ है। तो ओली में ही जो ये बुग्याल है इसी में हिम क्रीड़ा के लिए विश्व के सुंदरतम यहाँ पर ढलान है ओली बुग्याल में ही। और यह पूरे एशिया में अपनी तरह का एकमात्र मतलब आकर्षक, सुंदर और आकर्षक हिम क्रीड़ा हेतु एक बुग्याल है यह। और यह उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद चमोली में जोशीमठ से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर यह है। और इसकी जो ओली बुग्याल है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, गुरसों दो हैं ये बुग्याल, ध्यान रखिएगा। तो ओली जो बुग्याल है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2500 से 3050 मीटर के लगभग है। और शीतकालीन मैंने आपको बताया हिम क्रीड़ाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी से जुड़ा हुआ है क्या है, संलग्न मतलब इसी के साथ है मखमली घास का गुरसों बुग्याल, इसी के साथ ओली गुरसों तब इसको कहा जाता है। ये दोनों बुग्याल नंदा देवी, कामेट, माणाशिखर, दूनागिरी, हाथी गौरी इन पर्वत शिखरों से घिरे हुए हैं। अगला और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। रूपकुंड बुग्याल समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 4700 कितने रूपकुंड बुग्याल कितना है? लगभग 4778 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर हम इसको लगभग 4500 मीटर मान सकते हैं। वैसे एक्यूरेट जो इसकी ऊंचाई है वो 4778 है। इसको 5000 माने तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अन्य बुग्याल हैं जैसे बेदिनी बुग्याल, इसकी हमने चर्चा कर ली थी ऊपर। तो बेदिनी बुग्याल की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बेदिनी बुग्याल कहाँ पर है? रूपकुंड मार्ग पर स्थित है यह। और यह भी मतलब इस बुग्याल में क्या है कि सुरम्य मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। बेदिनी बुग्याल सुरम्य मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसी मान्यता है कि बेदिनी बुग्याल में ही वेदों की रचना हुई थी। और दयारा बुग्याल है, जो दयारा बुग्याल क्या है? यह उत्तरकाशी जनपद का यह बुग्याल है, मतलब उत्तरकाशी जनपद में है यह बुग्याल। और पर्वतारोही जो साहसी मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर उनके वजह से यह क्या हो गया है, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह भी स्थित है। अब बचा पंवाली बुग्याल एक, इसकी भी थोड़ा चर्चा करते हैं। यह यमुनोत्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर है
और शीतकाल में बर्फ़ यहाँ बिछे रहती है हमेशा, और बर्फ़ बिछे रहने के कारण स्कीइंग आदि ऐसी शीतकालीन क्रीड़ाएँ यहाँ भी आयोजित की जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।